हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में जो है मैं कक्षा 8 के जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है, पिछली वीडियो में भी मैंने जो है आपसे जो है पिछले जो बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न उन्हीं पर चर्चा करी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा करके आप पिछली वीडियो जितने भी वीडियो मैंने अभी तक कक्षा 8 के ऊपर डाले हैं वो सभी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वो सभी वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पर आधारित हैं, उन्हीं में से छांट करके बनाए गए हैं। तो इनमें से अधिकतर जो प्रश्न हैं वो आपके आगामी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं बिना देरी किए। आज के हमारे जो टॉपिक है कक्षा 8 के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। देखिए, आपके कुछ प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर आपको क्रमाक्षर कोष्ठक में देना होता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से दाह्य पदार्थ है। पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो जल सकता है, उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आपके लकड़ी, लोहे की कील, पत्थर और कांच। देखिए, ये 4 पदार्थ हैं, इनमें से केवल मात्र लकड़ी ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो जल सकता है, अर्थात लकड़ी ही दाह्य पदार्थ है। तो हम यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है उसमें ए ऑप्शन भर देंगे, लकड़ी। हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है कोयला गैस, खनिज, कोलतार, कोक। तो कोक का जो उपयोग है हम इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं। तो यहाँ पर हम द ऑप्शन भर देंगे। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा प्रश्न है, चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें कौन से रंग की होती हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है लाल और हरी, दूसरा ऑप्शन है लाल और पीली, और तीसरा ऑप्शन है लाल, पीली और हरी, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए, चौराहे पर जब आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो उसमें 3 लाइट होती हैं, लाल होती है, पीली होती है और हरी होती हैं। पहले 2 ऑप्शनों में केवल 2 ही लाइटें दी गई हैं। हालांकि वो उत्तर सही है, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आपका स ऑप्शन है, 3 लाइटें होती हैं, जिसमें से लाल लाइट जो है रुकने का संकेत करती है, हरी लाइट जो है चलने का संकेत करती है, और पीली लाइट जो है आपको सचेत करने का संकेत करती है। इसी प्रकार से आपके जो हैं, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपके जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी संख्या आपके ज़्यादा आएगी। लगभग 8 प्रश्न आपके जो हैं आगामी जो परीक्षा है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। लेकिन चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए हम जो हैं 3-3 प्रश्नों पर ही चर्चा करते हैं, और ये सभी प्रश्न जो हैं पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य बताइए। देखिए, पहला प्रश्न है, ये यहाँ पर जो है आपको जो सत्य कथन होगा, जो सही बात होगी उसके आगे सत्य लिखना है या टी लिखना है, और जो असत्य कथन है, गलत कथन लिखा हुआ है उसके आगे असत्य लिखना है या एफ लिखना है अंग्रेजी में। तो पहला प्रश्न, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। देखिए, अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए, अग्नाशय जो है अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है, और अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि होने के कारण इंसुलिन हार्मोन बनाती है, इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में रक्त में जो शर्करा है, जो शुगर है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ये अग्नाशय काम करना बंद कर दे तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, और हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारा जो खून है, रक्त है, उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे हम शुगर रोग, मधुमेह रोग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है। बिल्कुल सही है, द्विखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है, और यह जो जनन होता है वो जीवाणु कोशिकाओं में होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम में होता है आदि। तीसरा प्रश्न है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, विजातीय आवेश अर्थात अलग अलग आवेश, जैसे एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया,
तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात जब इनको पास पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को जो हैं अपनी ओर खींचते हैं। जैसे चुंबक के दो विपरीत सिरे अगर पास में लाते हैं तो वो खट से एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और अगर उसको घुमा करके लाएं तो वो एक दूसरे को दूर भगाने के लिए भगाते हैं। जैसा कि आपने कई बार खेल खेल में किया भी होगा, चुंबक के खेल में आप करते हैं। तो चुंबक के खेल में आप जैसे करते हैं कि जब कभी कभी तो वो चुंबक के किनारों को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और कभी कभी जब उनको पलट करके पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो वही चीज़ होती है, उसका कारण यही होता है कि जब एक जैसे अगर पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विजातीय मतलब अलग अलग। इसी प्रकार से आपके कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आएंगे जिनका उत्तर आपको एक शब्द से लगा करके और एक लाइन में देना होता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, ईंधन के जो ऊष्मीय मान है उसको हम किलो जूल प्रति किलोग्राम, और इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो किलो जूल को लिखेंगे केजे, और प्रति के लिए लाइन लगा देते हैं और किलोग्राम के लिए केजी। तो या तो आप हिंदी में लिख दो या फिर इसको इस तरीके से इंग्लिश में लिख दो। दूसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, लैंगिक जो जनन होता है ये हमारे अंदर होता है, यानी मनुष्य के अंदर होता है, गाय भैंसों के अंदर होता है, जो बड़े जीव होते हैं उनमें होता है। इसमें एक नर होता है, जैसा कि आप जानते हैं, पिता, एक मादा होती है, माता होती है। नर शुक्राणु बनाते हैं, मादा अंडाणु बनाती हैं, और जब शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु को हम नर युग्मक कहते हैं, अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जिन नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। नर युग्मक बनता है नर से, मादा युग्मक बनता है मादा से, और जब ये मिलते हैं तो उसको हम निषेचन कहते हैं, और इनके मिलने से बनता है युग्मनज। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एडम्स एप्पल किसे कहते हैं? देखिए, जब यौवन अवस्था प्रारंभ होती है, यानी जो बच्चा होता है वो 12 साल तक की एज का होता है, जो 12 साल की अवस्था होती है उस तक हम बालक बोलते हैं। लेकिन 13 साल से लेकर 19 साल तक की जो अवस्था होती है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। और जैसे ही किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, अर्थात जैसे ही बच्चा 13 या 14 साल का होता है, बालक, लड़का, लड़कों में होता है ये विशेष रूप से, तो उसका जो स्वरयंत्र होता है गले में जो स्वरयंत्र होता है वो थोड़ा सा उभर जाता है, बाहर की ओर उभर हो जाता है। उसका जो कंठ होता है वो बाहर की तरफ उभर जाता है, और उसकी जो आवाज़ होती है उसमें भिनभिनाहट आ जाती है। इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी प्रकार से आपके कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न भी आएंगे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको 4 या 5 लाइन में देना होता है उसे हम लघुत्रात्मक प्रश्न कहते हैं। देखिए, इस बार आपको जो है किसी प्रकार की कोई कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको जो है एक बुकलेट दी जाएगी। उसी बुकलेट में आपको आंसर लिख करके और वापस देना होता है। तो वहाँ पर जो आपको आंसर लिखने के लिए जो जगह होती है वो भी बिल्कुल फिक्स होती है कि भाई 5 या 6 लाइनें ही होती हैं। अगर 5-6 लाइन का उत्तर है तो 5-6 लाइनें ही आपको मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत बड़ा आंसर याद कर जाओ या बहुत छोटा आंसर याद कर जाओ। जितना आंसर है उतना ही आप याद करके जाएं और उतना ही आप लिखें। अगर आप बड़ा याद करके जाओगे और बेकार की चीज़ें लिखोगे तो आपकी काम की चीज़ लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी, और इसी प्रकार से अगर आप छोटा लिखोगे तो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो है उतना ही आंसर लिखाता हूँ जितना कि आपके लिए जो परीक्षा में ज़रूरी है, तो आप उसे अच्छी से करिए। ओराइन तारामंडल का चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो चित्र, देखिए तारामंडल होते हैं, जब आप अंधेरी रात में ऊपर छत पर तारों को देखेंगे तो तारों के कई समूह दिखाई देंगे। जैसे सप्तऋषि तारामंडल जो कि 7 तारों का बना होता है, ऐसे ही एक ओराइन तारामंडल होता है जो कि इस तरीके से आपके बनता है, जिसमें कि आपके 7 तारे दिखते हैं, 2 ऊपर, 2 नीचे और 3 बीच में। 3 बीच वाले जो हैं बिल्कुल पास पास में होते हैं। इस तरीके की जो आकृति होती है, तारों का जो समूह होता है, उसे हम ओराइन
तारामंडल कहते हैं। इस चित्र को आपको बनाना है। अगला प्रश्न जो है वो 5R का सिद्धांत, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हर दूसरे या तीसरे साल ये प्रश्न जरूर आता है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे और याद करेंगे। देखिए 5R का सिद्धांत क्या है। 5R यानी 5R बन गए। हर एक R का एक मतलब होता है। जैसे पहला R, पहले R का इंग्लिश में मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना। रिड्यूस का मतलब हो गया कम उपयोग करना। मतलब अगर हमें किसी चीज़ को बचाना है तो उसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैसे हमें लकड़ी बचानी है, पेड़ों को बचाना है, तो पेड़ों को बचाना है तो हमें लकड़ी का कम उपयोग करना चाहिए, तभी तो पेड़ बचेंगे। तो पहले आर का मतलब हो गया रिड्यूस, मतलब किसी भी चीज़ का कम उपयोग करना, उससे वो चीज़ बच सकती है। जैसे गैस को बचाना है तो गैस का कम उपयोग करना चाहिए, ऐसा। दूसरा आर है, इसका मतलब होता है रीयूज, REUSE, रीयूज। रीयूज का मतलब होता है, री मतलब दोबारा, यूज मतलब उपयोग, यानी पुनः उपयोग करना। कोई भी चीज़ है अगर हमें उसे बचाना है तो उसका बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग हम कम से कम करें, क्योंकि पॉलीथीन ख़राब होती है, तो उसका हमें बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे हम सामान लेकर के आ जाते हैं घर पर पॉलीथीन में, अब दोबारा जब हम जाएं तो जो पॉलीथीन हम लेके आए हैं उसी को खाली करके ले जाएं अपने साथ में, और उसी के अंदर दोबारा सामान डला के लेके आ जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो थैलियाँ आएंगी वो उनकी संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी अपने आप ही। लेकिन हम हर बार जो है नई थैली लेकर के आएंगे बाजार से, दुकानदार से, तो थैलियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो रीयूज करना चाहिए। तीसरा आर का मतलब होता है रिसाइकिल। री मतलब दोबारा, साइकिल मतलब चक्रित करना, मतलब उससे कोई नई, दोबारा से कोई चीज़ बना लेना। जैसे आपकी कॉपी है, आपकी ये जो कॉपी है फेयर कॉपी, ये भर गई, तो इसको आप फेंकिए मत, ये रद्दी वाला आता है, रद्दी वाले को आप बेच देते हैं, तो रद्दी वाला इसको गला करके रफ कॉपी बना देता है। रफ कॉपी भर जाती है तो उसको गला करके पुनः निम्न स्तर की रफ कॉपी बन जाती है। उससे फिर अन्य कागज़ की कोई चीज़ें बन जाती हैं, जैसे आपके जो है बर्तन वगैरह बन जाते हैं, कागज़ के ढोकले वगैरह बन जाते हैं। तो आपको जो है उन्हें पुनः चक्रित करना चाहिए, उनका बार बार उपयोग करना चाहिए, उससे बार बार चीज़ें बनानी चाहिए। चौथा जो आर है उसका मतलब होता है रिकवर। रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करिए, यानी कोई चीज़ है तो उसको जो है अगर ऐसा संभव है कि उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा जो आर है वो है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है उपयोग के लिए मना करना। अगर कोई चीज़ हमें उपयोग में नहीं आ रही है, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो उसके उपयोग के लिए हमें मना कर देना चाहिए। जैसे कि हम बाज़ार गए, अब बाज़ार में आपने एक थैली ले ली, एक बड़ी थैली ले ली किसी दुकानदार से, और आपने उसमें सामान ले लिया। अब आप दूसरी दुकान पे गए, दूसरी दुकान पे जो है आपसे जो है उस दूसरे दुकानदार ने भी आपको थैली दे दी, लेकिन आपके पास में ऑलरेडी अगर बड़ी थैली है, उसमें अगर आपके पास में वो सामान आ सकता है, तो आप उसे मना कर देंगे छोटी थैली के लिए कि भाई मेरे पास एक बड़ी थैली मौजूद है, मुझे आपकी थैली नहीं चाहिए। इस तरीके से रिफ्यूज हो जाएगा, आप मना कर देंगे तो आप एक थैली एक्स्ट्रा लाने से और एक थैली के कचरा करने से आप बच जाएंगे। इस तरीके से आप पर्यावरण को भी जो है साफ कर देंगे, कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो हैं ये सब काम, ये 5R का सिद्धांत आप याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पिछले बोर्ड में आए हुए हैं। वापस दोहरान कर रहा हूँ, पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों के पेपर पे ये क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन्हें याद करें और लिख लिख करके याद करें, और जो तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप भी लिखने का इसका प्रयास करें। धन्यवाद।